मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें हिंदी व्याकरण के विषय में वाक्य पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देना, आज का वीडियो थोड़ा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ इसमें से हम ऐसी भी बातें करेंगे जो तुम्हारे परीक्षा की तरफ तुम्हें संकेत करेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखते रहना और मेरी बातों को अच्छे ढंग से सुनना। वाक्य पाठ पढ़ाने से पहले वाक्य किसे कहते हैं इसे बताने से पहले तुम्हें मैं संक्षिप्त पहले यह बताने जा रहा हूँ, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक बार फिर से, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान दिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है, तुम सभी मुझे प्रिय हो। यहाँ पे जो भी मैंने बोला वाक्य में कई शब्द जुड़े हुए हैं। इन शब्दों का एक मतलब होता है जिसे हम सार्थक कहते हैं। तो इस तरह से वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग इसे कहते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसा कि अंग्रेजी में भी तुम जानते हो कि वाक्य के सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। यहाँ भी हिंदी में भी उसी तरह से है, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ध्यान देना, यहाँ पे किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मोहन के बारे में। इसलिए इस वाक्य में मोहन शब्द उद्देश्य हुआ। ठीक है। अब विधेय, विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, फिर से सुन लो, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे अभी मैंने वाक्य दिया, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन उद्देश्य हो गया। मोहन क्या करता है, किताब पढ़ता है। यहाँ पे किताब पढ़ता है यह तुम्हारा विधेय हुआ या इसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो हमारे अलग अलग जो अंग हैं, हम इसे हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम वाक्य के भेद देखते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद हम दो तरह से व्यक्त करते हैं। वाक्य के भेद हम दो तरह से व्यक्त करते हैं। नंबर एक है अर्थ के आधार पे, नंबर दो है रचना के आधार पे। मैंने क्या बताया, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, दूसरा है रचना के आधार पे वाक्य के भेद। अब हम तुम्हें अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद बताने जा रहा हूँ। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ध्यान देना। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, पहला विधानवाचक, पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, ध्यान देना,
अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक। ये वाक्य तुम्हारे हैं। अब तुम ध्यान देना, पहला है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य को हम सरल वाक्य भी कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। जैसे सूरज पुस्तक पढ़ता है, मोहन विद्यालय जाता है, तुम सभी खेलते हो। दूसरा है निषेधात्मक। जिन वाक्यों में नकारात्मक उक्ति होती है उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज अपना पुस्तक नहीं पढ़ता, यहाँ पे नहीं शब्द लगाया गया है, यह हमारा निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा वाक्य होता है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह किसी भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, किस लिए, इन सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य में जब होता है तो हम उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या मोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हुआ जो है क्या, तो इस तरह से यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इसके बाद है आज्ञावाचक। जिन शब्दों में आज्ञा देने का बोध होता है, जैसे मैंने तुमसे कहा बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, या कहा गया बैठो, खड़े हो जाओ, चले जाओ, इन शब्दों का जो प्रयोग होता है वह आज्ञा सूचक होता है। संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य जैसा कि संकेत देख रहे हो, जैसे संकेत में बोलेंगे यदि मोहन पढ़ता तो वह पास हो जाता, यदि सोहन चलता तो घर पहुंच जाता, यदि बारिश होती तो पौधे हरे भरे हो जाते। ये सभी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में संकेत की दृष्टि से बताता है। नेक्स्ट इसमें हम चलेंगे इच्छावाचक। जिन वाक्यों में अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है, जैसे भगवान आपका भला करें, ईश्वर करे मोहन अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो, यह मेरा इच्छावाचक वाक्य हुआ। संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं जिनमें संदेह व्यक्त हो, अर्थात कार्य होने में विस्मय हो, संदेह हो, शंका हो। जैसे संभवतः सूरज पढ़े, संभवतः सूरज पढ़े, संभवतः वर्षा हो, संभवतः विद्यालय जल्दी से खुल जाएगा। इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वह संदेहवाचक वाक्य होते हैं। और अंतिम में है तुम्हारा विस्मयादि बोधक। ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय शब्द सूचित करते हैं, जैसे अरे, हे, भो इत्यादि। तो इस तरह से यह सभी जो है वाक्य तुम्हें अर्थ के आधार पे बताए गए। हम अब तुम्हें दूसरे रूप में चलते हैं जो कहते हैं रचना के आधार पे वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी को मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ। रचना के आधार पे वाक्य के भेद तीन हैं। रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य होता है। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? ध्यान देना, सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। फिर से सुन लो क्या मैंने कहा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो तथा एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, सोहन खेलता है, गाड़ी चलती है, धूप निकला हुआ है,
मीना बाजार से आकर के सो गई। ये जितने भी वाक्य मैंने बताया ये सभी वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। अब हम दूसरा वाक्य बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य खंड हों और स्वतंत्र होते हुए भी वे किसी योजक से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, मोहन आ रहा है, सोहन जा रहा है, मीरा पढ़ती है, मोहन सोता है, सूर्योदय हुआ और कुहासा छट गया। वह धनी है पर उसमें अभिमान नहीं है। महेश ने मुझे देखा और भाग गया। यहाँ पे सभी वाक्य जो हैं वह एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मीरा पढ़ती है और मोहन सोता है। यहाँ पे मीरा पढ़ती है एक वाक्य हुआ, मोहन सोता है दूसरा वाक्य हुआ। इन दोनों वाक्यों के बीच में जो जोड़ने का काम करता है वह और है। वह धनी है पर उसमें अभिमान नहीं है। वह धनी है, उसमें अभिमान नहीं है। दो वाक्य हुए, दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं और इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है वह पर शब्द से है। तो इस तरह से यह वाक्य संयुक्त वाक्य हुआ। अब मिश्र वाक्य को देख लो। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब वेतन मिलेगा तो वह अपने लिए कपड़े खरीदेगा। जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा शुरू हुई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म पर आई। यद्यपि मैं चुप रहा परंतु वह बोलता रहा। इस तरह से ये जितने भी वाक्य हैं यह मिश्र वाक्य हैं। यदि और भी देखना चाहते हो तो थोड़ा देख लो वाक्य को। जैसे ही सूर्योदय हुआ कुहासा छट गया। जैसे ही वाक्य मैं शब्द यहाँ पे बोला हूँ, इन सभी वाक्यों में जब वेतन मिलेगा, जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा रुक गई, यद्यपि मैं चुप रहा पर वह बोलता रहा। ऐसे जितने भी वाक्य हैं ये सभी वाक्य जो है तुम्हारे मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य को हम किस तरह से बदलते हैं। ध्यान देना। वह स्कूल जाते ही पढ़ने लग गया। अब इसे अगर हम संयुक्त वाक्य में कहेंगे वह स्कूल जाते ही पढ़ने लग गया, तो हम बोलेंगे वह स्कूल गया और पढ़ने लगा। दूसरा है माँ के आने पर सब प्रसन्न हो गए। यह सरल वाक्य है। जब हम इसे संयुक्त वाक्य में बोलेंगे तो बोलेंगे माँ आई इसलिए सब प्रसन्न हो गए। माँ आई इसलिए सब प्रसन्न हो गए। गांव जाने पर वह बीमार हो गया। यह सरल वाक्य है। गांव जाने पर वह बीमार हो गया। इसे अगर हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो बोलेंगे वह गांव गया और बीमार हो गया। यहाँ पे और शब्द जोड़ करके मैं सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया। अब दूसरा वाक्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। ध्यान देना। मीरा पढ़ती है और सोहन सोता है। मोहन आता है
और सोहन जाता है, सूर्योदय हुआ और कुहासा छट गया। ये जितने भी वाक्य तुमने देखा ये सभी संयुक्त वाक्य के हैं, और इसका आंसर जब हम मिश्र वाक्य में देंगे तो बोलेंगे जब मीरा पढ़ती है तो सोहन सोता है। जब तब जो शब्द हैं यह तुम्हारे मिश्र वाक्य को बताते हैं। वह धनी है पर उसमें अभिमान नहीं है। हम बोलेंगे यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वह धनी है फिर भी उसमें अभिमान नहीं है। इस तरह से वाक्य को हम परिवर्तित करके संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते हैं। अब दो वाक्य को मैं तुम्हें मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बता दे रहा हूँ। जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा रुक गई। इसका सरल वाक्य बनाएंगे, पिताजी के आते ही वर्षा रुक गई। दूसरा, जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं। इसका होगा वर्षा होने पर मोर नाचते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने वाक्य को सरल, संयुक्त और मिश्र और इन सब का परिवर्तित रूप मैंने तुमको दिखाया। ध्यान देना, परीक्षा में तुम्हारे इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। परीक्षा 4 नवंबर से तुम्हारा शुरू है मतलब कि 4 नवंबर को तुम्हारा हिंदी का परीक्षा है, और 9:45 से लेकर के 10 बजे के बीच में तुमको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 11 का तुम्हारा परीक्षा होगा। तो इसलिए तुम टाइम मेंशन करोगे भाषण में। 9:45 से तुम्हारा 11 बजे तक का जो समय दिया रहेगा, बड़े महत्वपूर्ण समय बताए गए हैं। यह जो तुम्हारा रहेगा इसमें 40 प्रश्न रहेंगे। सब प्रश्न MCQ के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स या अंक 2 नंबर हैं। एक प्रश्न 2 अंक। जरा सा भी ध्यान अच्छी तरह से दोगे तुम तो वे नंबर तुमको मिल जाएंगे। सारे प्रश्न जैसा कि मैंने बता दिया वो MCQ के होंगे, चाहे वह व्याकरण का प्रश्न हो चाहे तुम्हारा लिटरेचर का हो। तो इस तरह से तुम अपने दोनों ही बुक को अच्छी तरह से पढ़ोगे। निबंध नहीं आएगा इसमें, पत्र नहीं आएगा इसमें, अनसीन पैसेज नहीं आएगा। बाद बाकी तुम्हारा जो भी है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब कुछ रहेगा, बस संक्षिप्त रूप में रहेगा। जैसे यदि हम तुम्हें उदाहरण के रूप में देते हैं तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया और नीचे ऑप्शन में दिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब तुम्हें इसमें से एक चूज करना है और उस पर तुमको अपना मत देना है कि कौन सा सही है। यही तुम्हारा MCQ है। तो इस तरह से तुम्हारे जो है व्याकरण में भी रहेगा और तुम्हारे हिंदी साहित्य सागर में भी रहेगा। हिंदी साहित्य सागर के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शायद तुम लोगों को इसका जो है सिलेबस मिल गया हो। अगर नहीं भी मिला है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इसमें 3 पाठ है गद्य में। काकी बात अठन्नी की, बड़े घर की बेटी। एक बार फिर से, काकी बात अठन्नी की, बड़े घर की बेटी। और दूसरा जो है वह है पद्य का, साखी, गिरधर की कुंडलियाँ तथा विनय के पद। ये जितने भी लेसन हैं अर्थात 6 पाठ जितने भी हैं, इनके भी तुम्हारा प्रारंभ से लेकर के ध्यान देना। जैसे एक तो मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ संक्षिप्त रूप में, ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हारा गिरधर की कुंडलियाँ पे है, यहाँ पे गिरधर की कुंडलियाँ। इसको भी तुम्हें ठीक से पढ़ना है। इसमें भी तुम्हारे प्रश्न बन सकते हैं MCQ कि गिरधर का जन्म कब हुआ था, इनकी रचनाएं कौन सी हैं। ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन यदि तुम पढ़े रहोगे तो उसका अच्छा सा तुम सही जवाब दोगे और उस पर पूरे तुम्हारे जो है प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक मिलते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने प्रश्नों को ध्यान से देखोगे और उसे सही ढंग से उसका जो है मूल्यांकन करोगे, उसके आंसर दोगे। यही तुम्हारा MCQ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।